आप सब जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम जो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का टॉपिक किया था, आज हम उसके करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे सामने आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, लगाइए साथ में करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मेरी पहले जितनी वीडियोज़ हैं किसकी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, सारी देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा। आप खुद से कर लेंगे इसको। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, its pH value is likely to be A4, 5, A1, B4, C5 और D10। मुझे एक चीज़ बताओ, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब बी मैंने सिखाया था, बेस रेड को ब्लू करता है, मतलब बेस ब्लू करते चेंज कर देगा। तो बेस ही हमें पता है जो रेड को ब्लू करता है, पता है, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और बेस की जो pH होती है वो एक्चुअल में 7 से ज़्यादा होती है, ये भी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि जो बेस होता है वो करता है रेड टू ब्लू करता है, बट उसकी जो pH होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। किसकी, बेस की। तो 7 से ज़्यादा ढूंढो कहाँ है, वो यहाँ पर है। सॉल्यूशन हमारा आंसर है ये। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद द क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इज इट क्लियर? द सॉल्यूशन कंटेन्स a solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns what, lime water milky. The solution contains, आप मुझे बताओ लाइम वाटर मिल्की कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो क्रश्ड एग शेल्स होते हैं, एग के शेल्स, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो एग का होता है ना, जो स्ट्रांग होता है, टाइट सा, है ना, वो जो क्रश्ड किए हैं, उसको पहले क्रश्ड कर दिया, तो किससे बने होते हैं, वो कार्बोनेट से बने होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम द कार्बोनेट। ठीक है, इसका मतलब वो कार्बोनेट है उसके अंदर। और मैंने बताया था आपको, कार्बोनेट रिएक्ट्स विद किसके साथ, एसिड के साथ। इट प्रोड्यूसेस अ गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद है वो रिएक्शन कार्बोनेट वाली, जिसमें कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट आपको सिखाया था, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता था किसके साथ, एसिड के साथ। क्या देता था, CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट। याद आ रही रिएक्शन? तो वही रिएक्शन है ये। सॉल्यूशन कंटेन अ क्रश्ड एग शेल्स, मतलब इसके पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट से बने होते हैं शेल्स। इसका मतलब कार्बोनेट मिल गया हमें, प्लस एसिड होगा उसके अंदर, तभी तो वो जो गैस निकली उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है, हमें पता है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बोनेट ने, मेटल कार्बोनेट ने किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ। एसिड ढूंढो कहाँ है, NaCl इज एसिड नॉट सॉल्ट, HCl इज एसिड यस एसिड, LiCl नॉट, KCl नॉट। इनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है ना, तीनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिड तो होंगे ही नहीं वो। इसके पास हाइड्रोजन है, HCl इज एसिड। बात समझे नहीं समझे? तीसरी चीज, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by the 8 ml of a given solution by HCl। मतलब सुनो कि 10 ml सॉल्यूशन है मेरे पास NaOH का। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिएगा, यहां से यहां ये चीज दिख रही होगी, ये मेरे पास है क्या स्टूडेंट्स, NaOH। 10 ml है NaOH। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं 8 ml क्या डालता हूं, HCl डालता हूं, तो इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब बिल्कुल दोनों मिक्स हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा बिल्कुल। सही है, मैंने क्या किया, इस NaOH का अमाउंट क्या कर दिया, चेक करिए, डबल कर दिया। मैंने 10 की जगह क्या कर दिया, 20 ml NaOH कर दिया। क्या कर दिया, 20 ml NaOH। मेरी बात समझना, 10 ml NaOH को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, 8 ml HCl। इसका अमाउंट डबल किया तो 20 ml NaOH को कितना कौन करेगा, 8 का भी डबल कर दो, कितना 16 ml ऑफ HCl। नहीं बात समझे? मतलब ये आ गया 16 ml HCl करेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि हमें एक अमाउंट तो दे रखा ना, एक रेशियो तो हमें गिवन है, एक रेशियो गिवन है। क्या गिवन है कि भाई हर 10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज करेगा। अगर मैं इसका अमाउंट डबल कर दूंगा, 20 ml NaOH को कौन करेगा, उसका भी डबल करो फिर, 8 का 16 ml HCl। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by the 8 ml of a given solution by HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, इसका 20 ml ले लिया, then the amount of the solution required to neutralize will be amount of solution of HCl। किसका सॉल्यूशन, HCl का कितना अमाउंट है, ये क्वेश्चन में होगा 100%। ठीक है, तो वो डबल होगा उसका, तो मतलब 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। तो आवर आंसर विल बी 16। ओके, आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं।
आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, करिए सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अभी 2 मिनट पहले ही किसी को पेट में दर्द हुआ, इंडाइजेशन हुआ, ठीक है, तो हमने उनको सलाह दी कि आप इनो पियो, ठीक है। एक्चुअली में सेम क्वेश्चन यही मिल गया तो मुझे याद आ गया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन, किस टाइप की मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए जब हम इंडाइजेशन हो, पेट में दर्द हो, HCl रिलीज होता है। आपको पता है ना क्यों होता है, स्टमक में HCl ज्यादा रिलीज हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस लेना पड़ता है, ठीक है। और वो जो बेस लेते हैं एज ए दवाई के उसमें लेते हैं, तो उसका नाम क्या है इन सब में से मैंने आपको बताया था, वो एक्चुअल में है एंटासिड, ठीक है। इट कंटेन्स अ बेस विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। कुछ जगह यहां पर है, जब नहीं मिलेगी तो ऊपर मिटा लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, चलो करते हैं, वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन है। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड इक्वेशन मतलब शब्दों में लिखो उसको, कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है प्लस Zn, तो H2SO4 प्लस Zn, काम खत्म। H नॉट, उसका नाम लिखना है शायद, ये क्या क्वेश्चन है? बस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक गिव्स, है ना, पहले लिख देते हैं, चलो। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक गिव्स व्हाट इट गिव्स पता है? एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट कौन सा बनने वाला है? सॉल्ट जिंक, बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है तो जिंक सल्फेट, सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ओ, ये भी नहीं लिखना यहां, क्योंकि उन्होंने बोला है ऐसे नहीं। कैसे लिखिए? हाइड्रोजन गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? नाउ वर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम लिखते हैं इसको बैलेंस इक्वेशन के रूप में। सल्फ्यूरिक होता है तो पूरा इस पर कहानी लिख दीजिए। नाउ बैलेंस करिए इसको यार। इट इज आई थिंक कंप्लीटली बैलेंस्ड, ऑटोमेटिकली बैलेंस है पहले से, तो हमारा ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करिए। तो मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो ये रिमूव कर देता हूँ आपका ये पार्ट, फर्स्ट वाला। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट पहले तो हमें लिखना है कि पूछा क्या है ना, पूछा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। तो मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं लिख दूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट भी चलो DIL लिख देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में क्या है? प्लस में है आपका मैग्नीशियम रिबन, तो प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं मैं। व्हाट इट गिव्स, बताओ जरा क्या देगा ये? सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम रिबन क्या देने वाला है? इट इज अ मेटल एंड इट इज एन एसिड। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट कौन सा मिलेगा? MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी। अब इसके फिर वही बात, यहां पर ये नहीं, पूरा लिखना है इसको हाइड्रोजन, मतलब नाम ही लिखना है इसका पूरा, शॉर्टकट नहीं चलेगा, हाइड्रोजन, राइट, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस भी लिख दो चाहे। अब क्या है? HCl होता है, ये बड़ा आसान लगता है, HCl है, ठीक है, एक्वस में है। प्लस क्या है? मैग्नीशियम है तो Mg है, ये सॉलिड स्टेट में है। सेम चीज क्या बनेगा? सॉल्ट MgCl2, ठीक है, ये एक्वस में बनेगा। प्लस में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, जो कि हमने ये एक्टिविटी के थ्रू सारा मैंने आपको बताया है, एक एक चीज कंप्लीट है। इज इट क्लियर? थर्ड चीज करते हैं C1 वाले में क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर मैं वही लिखूं कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में क्या है? प्लस में है रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो प्लस एल्यूमिनियम, बैलेंस करते हैं इसको, हाँ बैलेंस करना है ऊपर वाले इक्वेशन को, प्लस एल्यूमिनियम पाउडर लिख देता हूं पहले। अब ये क्या बनेगा? अच्छा इसको बैलेंस कर लो खुद ही। बैलेंस क्या? Cl2 है ना, तो यहाँ पर 2 लगाओ, आई थिंक बैलेंस हो गई है। मैग्नीशियम, 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, बैलेंस है, ठीक है। सल्फ्यूरिक प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, और प्लस में क्या बनेगा? फिर से लिखना पड़ेगा पूरा, प्लस हाइड्रोजन गैस, समझ गए? ये तो लिख लोगे।
अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका, H2SO4 है, लिखो ये किस में है, एक्वस स्टेट में है, प्लस एल्यूमिनियम किस में है, सॉलिड स्टेट में है। तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन तो निकलेगी, मेटल का सॉल्ट बनाओ कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम और सल्फेट की वैलेंसी चेक करो तब निकलेगा ये। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3, सल्फेट होता है SO4, इसकी -2, मल्टीप्लाई करो, Al2SO4 का थ्राइस, सही में आ रहा है, Al2SO4 का थ्राइस। तो यहां लिखना पड़ेगा Al2SO4 एंड थ्राइस, दिस वन विल। अब इसको करना है बैलेंस्ड, इसको आपने करना है क्या, बैलेंस। तो बैलेंस चेक करते हैं सबसे पहले, बैलेंसिंग मैं आपके साथ चेक करता हूं। सल्फेट यहाँ 3 है तो यहाँ पर सल्फेट लगाते हैं 3, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। इज इट बैलेंस और नॉट, आई थिंक इट इज बैलेंस, चेक कर लो फिर भी। तो सी तक मैंने लिखवा दिया, अभी डी वाले का पार्ट फिर रह गया, डी वाले में अब मुझे ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि मैं ये मिटा रहा हूँ ये वाला पार्ट पूरा। तो मिटा दूं या नीचे कर दूं यहाँ पर, मिटा देता हूँ, है ना। यही काम करो, इसको आप कर लो, है ना, और डी वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, उसको नेक्स्ट उसमें करा देता हूँ क्वेश्चन में अगर चाहें तो आप, है ना, ये काम कर लो, ठीक है। चलो एक काम करो, यहीं पर कर लो, फिर जगह छोड़ नहीं है तो डी वाला पार्ट यहाँ कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फिर डी पार्ट, ये वाला डी वाला पार्ट कौन सा, ये वाला डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं ना लिखूँ पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस, चलो लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में क्या है, प्लस में है आयरन फाइलिंग्स, तो F आयरन फाइलिंग्स पूरा लिखना पड़ेगा, ये बहुत बोरिंग है। आयरन फाइलिंग्स क्या देगा, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, है ना ये चीज़। तो अब इसका सॉल्यूशन लिख दो, सीधा आंसर है। आंसर वो आसान होता है ये लिखना, क्या मिलेगा HCl, और ये एक्वस स्टेट में है तो एक्वस में लिख लेते हैं AQ, प्लस में क्या मिला, आयरन फिलिंग्स मिली। सॉलिड स्टेट क्या बनेगा, Fe, क्या बना, आयरन क्लोराइड, तो FeCl3 और Cl2 दो वैलेंसी स्टेट होती हैं इसकी, इट इज FeCl3, राइट, FeCl3 प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा हाइड्रोजन। तो एक काम करिएगा, फिर आयरन क्लोराइड को लिखो फेरिक या फेरस, तो ये क्या है, फेरिक है या फेरस है, आई थिंक इट इज फेरिक, इट इज फेरिक क्लोराइड, इज इट क्लियर। तो इट इज फेरिक क्लोराइड, भाई आयरन की वैलेंसी चेक करनी है ना, आयरन याद रखिएगा फेरिक है यहाँ पर। फेरिक और फेरस में फर्क बताता हूँ क्या होता है, ये मैंने फेरिक क्यों लिखा है, फेरिक वो होता है जहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है आयरन, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो फेरस बोलते हैं उसको, ठीक है। बात समझ के, इसको करते हैं बैलेंस्ड। तो बैलेंस कैसे करें, बैलेंस करो, तो देखो यारा, इट इज 2, देखो यारा बैलेंसिंग चेक कर लेना, खुद से भी कर लिया करो बैलेंसिंग थोड़ी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 7 है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या है, जैसे कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज दे कंटेन हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्लूकोज होता है या फिर आपके पास अल्कोहल्स होते हैं, उनके पास हाइड्रोजन होते हैं, बट उनको एसिड्स नहीं कहते, है ना, उनको एसिड कैटेगराइज नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके लिए एक्टिविटी हमें प्रूव करके दिखानी है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है इसके अंदर, तो उसके उनके पास हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, बट वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ग्लूकोज अल्कोहल्स, ये अपना H+ आयन रिलीज नहीं करते। लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना, इस बार एक्टिविटी बतानी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बना लिया हमने डायग्राम इस तरह से, और ये हमारे पास एक बीकर हो गया ना, मान लीजिए एक बीकर है, ये हमारे पास हो गया बीकर। इज इट क्लियर, ये रिमूव करने वाला। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, ये मेरे पास क्या है, बीकर है, ये यहाँ पर क्या है, एक रबर का आपने कॉर्क लगाया है, यहाँ पर 2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, 1, और ये एक और इलेक्ट्रोड है, 2 मेरे पास इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड से हमने एक बैटरी अटैच कर दी है, ठीक है, क्या कर दी, बैटरी अटैच कर दी है। ये पॉजिटिव
ये नेगेटिव। एक्चुअल में हमने क्या किया, एक बल्ब भी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ताकि उसी से चेक करेंगे ना। तो ये मैंने एक बल्ब दे दिया यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा, दिख रहा होगा आपको। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, बल्ब आ गई, इलेक्ट्रिक बल्ब आ गई। अब क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले 3 चीज़ें लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ये रबर का कॉर्क है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है नहीं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन कोई डालेंगे, मान लो कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर वो जो सॉल्यूशन है वही कंडक्ट कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, तो वैसे नहीं करेगी बिकॉज ये रबर है, तो रबर तो इंसुलेटर होता है, तो वहाँ यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा नहीं और बल्ब कभी जलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर 3 चीज़ें डाली, सबसे पहले हमने यहाँ पर पुट किया क्या, तो पहले वी हैव अ बीकर, है ना। मैं कुछ लिख देता हूँ कि हमने एक्टिविटी कैसे स्टार्ट की, ठीक है। एक्टिविटी का जो डायग्राम है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये रबर कॉर्क लिख देता हूँ, ये रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क, है ना। और ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये क्या है मेरे पास, एक की लगा देते हैं, यहाँ पर एक की भी है, और ये बीकर है, और ये सॉल्यूशन है, कोई भी जो सॉल्यूशन आप लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सॉल्यूशन कौन सा लिया, सॉल्यूशन लिया, देखो, वी टेक अ सॉल्यूशन, वी मेड एन एक्सपेरिमेंट, वी मेड एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किया हमने। क्या एक्सपेरिमेंट आपने बनाया, अ बीकर, बताना पड़ेगा उनको ना थोड़ा सा। एक्सपेरिमेंट में एक बीकर लिया, अ बीकर, ठीक है, एक बीकर लिया, और क्या लिया आपने, अ रबर कॉर्क, रबर कॉर्क, फिर आपने क्या लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, रबर कॉर्क लिया, एंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा ले लिया जिसके अंदर हर एक चीज़ आ गई है। क्या क्या, जो भी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने पुट किया इसके अंदर HCl, पुट सॉल्यूशन ऑफ HCl, सॉल्यूशन ऑफ किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। जैसे HCl का हमने सॉल्यूशन डाला, ये सॉल्यूशन मैं बोल देता हूँ ये HCl का है, तो हुआ क्या, एक्चुअल में अभी बल्ब नहीं जल रहा था बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं था, लेकिन जैसे HCl हमने इसके अंदर पुटअप किया तो ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया किसमें, H प्लस और प्लस Cl माइनस आयंस में ये ब्रेक हो गया। जैसे यहाँ पर H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक हो गया, तो आयंस में जैसे ब्रेक हुआ तो आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। तो उन्होंने आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया कंप्लीट और ये बल्ब कर गया ग्लो। तो इसमें क्या हमें मिला, वेल पुट सॉल्यूशन ऑफ HCl in the beaker, and observed क्या किया, that electric bulb starts to glow, starts glowing, इसने ग्लो करना शुरू कर दिया जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमने यहाँ पर लगा रखा था। इट इज़ बिकॉज, क्यों किया होगा, बिकॉज HCl डिसोशिएट्स इनटू किसमें डिसोशिएट हो गया, H प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर गया। बट अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, नाउ पुट सॉल्यूशन ऑफ किसका, इसका लेते हैं अल्कोहल इन अ बीकर एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं किया, डज नॉट ग्लो। क्यों ग्लो नहीं किया, समझिए इस बात को, बिकॉज इसलिए ग्लो नहीं किया बिकॉज ये जो हमारे पास कौन है, अल्कोहल है, जो अल्कोहल है, ठीक है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं कर रहा, मतलब अल्कोहल इज कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, एंड डू नॉट रिलीज, क्या रिलीज नहीं कर रहा, H प्लस आयंस, ठीक है, और आयंस की वजह से करंट ग्लो करता है। सो दैट्स वाई बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं किया। नहीं बात समझे पूरी।
समझ गए होंगे मुझे लगता है कि क्या हुआ जब अल्कोहल या फिर ग्लूकोज लिया हमने तो बल्ब उस समय नहीं जला, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक नहीं हुआ। और समझ गए, बात क्लियर है? हेलो, बात क्लियर है आपकी? तो इसके इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये बल्ब इसलिए नहीं जला बिकॉज जो कि हम आपने अल्कोहल या फिर ग्लूकोज कंपाउंड लिया कि वो ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। एक्चुअली में जो पहला HCl था वो आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड तो आपका ब्रेक हो गया H+Cl- आयंस में, उसकी वजह से कंडक्शन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, ये अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज ही नहीं करते। जब ये रिलीज करेंगे नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई आयन होगा नहीं, तो करंट फ्लो करेगा नहीं और बल्ब जलेगा नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलर रिजल्ट आपको इस अल्कोहल में बता दिया, सिमिलर रिजल्ट ग्लूकोज में है, लिख देना। सेम रिजल्ट्स किस में मिलेंगे आपको? इन ग्लूकोज में मिलेंगे। तो ये एक एक्टिविटी थी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हमने इसको, ठीक है, और एज अ क्वेश्चन समझ में भी आ गया, ये बात और बेटर रही। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पढ़ते हैं। और अब आपको बता दूं, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर है, मैं लिख दूं, जो डिस्टिल्ड वाटर है, वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की प्योर फॉर्म है, ठीक है। एंड इट इज फ्री ऑफ आयंस, एंड इट इज फ्री ऑफ आयंस या डिवॉइड ऑफ आयंस, मतलब आयंस होते नहीं है, निकाल दिए जाते हैं। एंड इट इज फ्री ऑफ आयंस, जब आयंस होंगे ही नहीं, इट इज फ्री ऑफ आयंस। अच्छा लिख देता हूं थोड़ा, तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज फ्री ऑफ आयंस, फ्री ऑफ आयंस, ठीक है। एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि हमें पता है वेयर एज रेन वाटर कंटेन आयंस, जबकि रेन वाटर में क्या होता है, वेयर एज रेन वाटर कंटेन आयंस, उसके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कैसे? रेन वाटर कंटेन आयंस बिकॉज ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन इट। That's why रेन वाटर क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो मेरे पास ये अभी ये क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, 2 क्वेश्चन और हैं। इज इट क्लियर? करते हैं इनको पहले। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। वाई डू एसिड्स नॉट शो, एक मिनट, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? तो मैंने आपको कराया था वाई डू एसिड्स नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी नॉइस आ रही है, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, वाई डू एसिड्स नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? मैं आपको बता दूं, एसिड्स डू नॉट डिसोशिएट टू प्रोड्यूस क्या, H+ आयन नहीं होता, प्रोड्यूस H+ आयन नहीं करता इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस में वो H+ आयन रिलीज ही नहीं करता। एंड acids do not show its acidic behavior in the absence of water because acids do not dissociate to produce H+ ions in the absence of water, and it needs water molecule to combine with H+ ion to form हाइड्रोनियम आयंस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, टू फॉर्म हाइड्रोनियम
आयंस। समझ गए? एसिड डू नॉट डिसिशिएट टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि H प्लस आयन देगा नहीं तो एसिडिक बिहेवियर शो कर नहीं सकता। एंड इट नीड्स वाटर मॉलिक्यूल टू कंबाइन विद H प्लस आयन टू फॉर्म H3O प्लस आयन। जैसे कि इट नीड्स, ये H प्लस है और ये H2O है, तो इन दोनों से मिलके बनने वाला है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? जब वाटर की प्रेजेंस होगी। तो ये शो करता है कि एसिड्स डू नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, बता दिया मैंने। अब ना 5 सॉल्यूशंस है A B C D एंड E। अगर उसको टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो pH उसकी आ रही है 4, 1, 11, 7 और 9। और कौन सा सॉल्यूशन इसमें न्यूट्रल है पहले बताना है। तो 7 वाला न्यूट्रल होता है, बताया था मैंने, pH वैल्यू 7। तो यहाँ बोलेंगे pH वैल्यू जिसकी क्या है 7 है, ये इसका आंसर है, वो है न्यूट्रल। बात समझे? ओके, सेकंड पार्ट क्या है? स्ट्रांगली एल्केलाइन। स्ट्रांगली एल्केलाइन का मतलब pH बहुत ज़्यादा 14 के अराउंड होनी चाहिए। तो यहाँ 14 तो है नहीं है, 14 से कम देखो तो 9 है, 9 है ना? नहीं नहीं, 11 है, 11, 11। तो 14 से जस्ट कम क्या है? 11 है। तो pH जो 11 होगी वो क्या होगी? इट इज स्ट्रांगली एल्केलाइन होगी इनके अंदर, स्ट्रांगली एल्केलाइन। बात समझे? तीसरी चीज स्ट्रांगली एसिडिक। तो जितनी कम pH वैल्यू होती है उतना बेटर वो एसिड होता है। तो सबसे कम pH वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? सबसे कम है 1, तो pH इक्वल्स टू 1। तो pH वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। ये होगा स्ट्रांगली एसिडिक। बात समझ गए होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकली एसिडिक। एसिड हो बट वीक हो, वीक हो एसिड, तो मतलब उसकी 7 के आसपास pH होनी चाहिए ना। 1 वाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 7 से जस्ट नीचे कौन है? 4 है, तो ये वीकली एसिडिक है। तो pH जो 4 है इट इज वीकली एसिडिक हो गया। बात समझ गए? और लास्ट वाला वीकली एल्केलाइन, मतलब एल्केलाइन हो, स्ट्रांग ना हो, वीक हो। तो 11 वाला तो बहुत स्ट्रांग है, उससे कम वाला 9 वाला चलेगा, वीक है। और 9 से कम कोई है नहीं, 8 होता, उससे वीक होता तो 7 वाला तो न्यूट्रल आ जाएगा, तो 9 वाले तो बचा। तो वीकली एल्केलाइन आ गया, pH कितनी आ गई? 9, और ये है वीकली एल्केलाइन। बात समझे? तो इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 10th और 11th क्वेश्चन आ चुका है। 10th क्वेश्चन है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। ठीक है, मेरे पास टेस्ट ट्यूब A है, मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब A है, ये A, और ये टेस्ट ट्यूब क्या है? B है। इक्वल लेंथ ली है मैग्नीशियम रिबन की, इसके अंदर मान लीजिए मैंने ये मैग्नीशियम रिबन डाल दिया। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन की इक्वल लेंथ है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये भी मैग्नीशियम का है और ये भी मैग्नीशियम का है। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला ये है कि HCl दोनों में ऐड कर दिया, टेस्ट ट्यूब A में, और एसिटिक एसिड टेस्ट ट्यूब B में। टेस्ट ट्यूब A में हमने डाल दिया HCl और टेस्ट ट्यूब B में हमने डाल दिया एसिटिक एसिड। क्वेश्चन ये है कि किस में फिजिंग ज़्यादा होगी, फिजिंग वाइग्रसली होगी और क्यों होगी? मतलब बहुत तेज आवाज आएगी, तेज रिएक्शन होगी और विग्रस रिएक्शन होगी, किस में होगी? ऑब्वियसली HCl में होगी, बिकॉज HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है किसी एसिटिक एसिड से। ठीक है, तो ये ज़्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बिकॉज ज़्यादा एसिडिक है तो तेज रिएक्शन करेगा। जब तेज विग्रसली रिएक्शन करेगा तो विग्रसली क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसलिए ये वाला आंसर होगा इसमें। तो मैं लिख देता हूँ, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली। फिजिंग अकर मोर विग्रसली, फिजिंग अकर मोर विग्रसली या वाइग्रसली, या जो भी आप बोलना चाहें, प्रोनाउंस करना चाहें, मोर विग्रसली किसके अंदर होगा? इन टेस्ट ट्यूब A, इन टेस्ट ट्यूब A। बिकॉज क्यों होगा? रीजन दे देते हैं। बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे? स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे? एसिटिक एसिड या CH3 एसिटिक एसिड, चलो लिख दो, देन एसिटिक एसिड, नाम लिख देते हैं, सही रहेगा। यहाँ भी लिख देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट्स वाई फिजिंग विल अकर मोर विग्रस टेस्ट ट्यूब A बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस at a more speed
राइट, हाइड्रोजन गैस एट मोर स्पीड बोल दें, नहीं स्पीड सही नहीं लगेगा ना, सो इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन गैस वाइग्रसली लिख देते हैं, है ना, वाइग्रसली। देन किसके, देन एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस मोर विगरसली देन, या मोर रैपिडली देन किससे, एसिटिक एसिड से। समझिए, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। लिखने का समझ में तो आ गया, लिखने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। फिजिंग अकर ज़्यादा होगी टेस्ट ट्यूब ए में बिकॉज HCl स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस मोर वाइग्रसली देन एसिटिक एसिड, राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज HCl वाला ज़्यादा वाइग्रसली हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, बनाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पर मैं बोल दूँ हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रही है बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर आराम आराम से हाइड्रोजन गैस बन रही है, बंद दोनों में रही है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बन रही है, वाइग्रसली रिएक्शन हो रही है, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो रही है, ज़्यादा फास्ट। अब ये फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब दूध होता है तो उसकी pH वैल्यू मान लो 6 के अराउंड है, राइट। जब वो ख़राब हो जाता है तो pH वैल्यू कम होने लग जाती है, बिकॉज वो एसिड में कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है, pH वैल्यू डिक्रीज करती है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। एक्सप्लेन योर आंसर लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेन हमने कर दिया कि हाउ डू यू थिंक व्हेन मैं लिख देता हूँ when what do you think the pH change as it turns। अच्छा, when fresh milk क्या होता है, change into curd, किसमें चेंज हो रहा है, into curd। जब फ्रेश मिल्क कर्ड में चेंज होता है तो क्या होता है, when fresh milk turns into curd या changes into curd, राइट, turns into लिख देना, turns into curd, its pH value decreases, ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है, इट्स pH वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो लिख दिया। दिस इज बिकॉज, क्यों डिक्रीज कर रही है, बिकॉज, एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो रही है बढ़, इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग pH, जैसे जैसे pH गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आ चुका है। ठीक है, 12 का पहला पार्ट है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू अ फ्रेश मिल्क। क्यों, मतलब क्यों मिलाता है, पहले तो आपसे पूछता हूँ मैं। ठीक है, मिल्कमैन जो बेकिंग सोडा है वो बेस होता है, उसको वो मिल्क में इसलिए मिलाता है ताकि मिल्क को वो बेसिक बना सके। ठीक है, क्यों बनाए बेसिक, ताकि उसको कर्ड बनने में टाइम लगे। तो मैं वैसे बता रहा था, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। वो 6 से ज़्यादा स्लाइटली एल्केलाइन क्यों करना चाहता है मिल्क को, 6 पे क्यों नहीं, फ्रेश मिल्क को 6 होती है ना pH, तो उसको इसलिए बेस डाल के वो बढ़ाता है ताकि एसिड बनने में ज़्यादा टाइम लगे। बात समझे, क्योंकि 6 से अगर 7 8 कर देगा तो 8 से 6 से 5 4 का आने में कम ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब दूध खराब नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कर्ड को फ्रेश मिल्क को कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है ना, तो व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। तो इसका आंसर है बिकॉज, चलो लिख दूं पूरा, मिल्कमैन, चलो लिख देता हूं, शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम, क्या लिखा है, 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन, फ्रॉम फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन, बिकॉज, रीजन क्या हो सकता है इसका, बिकॉज he shifts the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline because
सो दैट लिख दो, सो दैट मिल्क डू नॉट फॉर्म कर्ड ईजिली। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, ताकि मिल्क ईजिली क्या हो, वो ना बने, मिल्क कर्ड ना बने, दही ना बने ईजिली, इसलिए वो मिला देता है, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा ना। पीएच वैल्यू 8 से 7, 7 से 6 आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम और ज़्यादा बढ़ा देंगे पीएच तो कम, उसको कम होने में टाइम लगेगा ज़्यादा ना, तो एसिडिक कंडीशंस ना उसको मिले, इसलिए वो स्लाइटली उसको एसिडिक कर देता, बेसिक कर देता है, क्या मिला के, बेकिंग सोडा। दूसरा पॉइंट, अब वो कहते हैं वो ऐसा, वाई डज दिस मिल्क टेक, इस जो मिल्क जो मिला, अब जिसके अंदर उसने बेकिंग सोडा डाल दिया, उसको ज़्यादा टाइम क्यों लगता है दही बनने में, मतलब खराब होने में क्यों ज़्यादा टाइम लगता है? क्योंकि मैंने बताया वो स्लाइटली उसको बेसिक कर देता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो उसको कौन ज़्यादा, बेसिक है ना, बेस है, तो बेस उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा, समझ गया ना, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब लिखवा देता हूँ, दिस मिल्क टेक what long time to set as curd, अब इसका रीजन लिखवाता हूं, बिकॉज, कारण ये है इसका, बिकॉज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड इज क्या होगा, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एक्सेस जो डाला हुआ है बेकिंग सोडा बेस, बिकॉज H+ आयन प्रोड्यूस्ड किया, क्या होगा इसका, आयन प्रोड्यूस्ड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बाय बेस, बाय जो एक्सेस बेस डाला हुआ है वो न्यूट्रलाइज करेगा। कब तक करेगा, वो तब तक करेगा जब तक कि वो लड़ता रहेगा, जब तक कि ये न्यूट्रलाइज मतलब बेस खत्म ना हो जाए, उसकी पावर खत्म ना हो जाए, फिर वहाँ से एसिडिक कंडीशन चालू हो जाएगी। लेकिन उसको ज़्यादा, जैसे 8 से 7 आने में कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो 8 जो एक्सेस में बेस डाला होगा वो उससे न्यूट्रलाइज करेगा जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ होगा। न्यूट्रलाइज करते करते वो खुद भी कम होता रहेगा, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस केस में। ठीक है, अगर उसकी पहले से 6 होगी तो जैसे H+ आयन प्रोड्यूस करेगा 6 से 5, 5 से 4 खराब हो जाएगा जल्दी, लेकिन 8 वाला पहले 7 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, मतलब बेस धीरे धीरे खत्म होगा ना, जब वो H+ आयन के साथ क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो दूध है वो बच जाता है, फटने से कहते हैं हम लोग हिंदी में उसको, मतलब ख़राब होने में ज़्यादा उसको देर लगेगी, मतलब। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्यों? क्योंकि पीओपी क्या होता है, पीओपी एक पाउडर की तरह होता है, लेकिन जैसे ये पाउडरी मिक्सचर क्या करे, कहीं रख दो इसको बाहर, तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है हार्ड सब्सटेंस जिसका नाम है जिप्सम। समझ गए ना, तो खराब हो गया समझ लो पीओपी फिर। तो इसका मतलब पीओपी इसलिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर रखा जाता है, पीओपी शुड बी स्टोर्ड किसमें, इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज, क्यों, because it reacts readily, because it reacts with, किससे रिएक्ट करता है, with moisture and form hard substance, हार्ड एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा जिसको क्या बोलेंगे, जिप्सम, क्या बोलेंगे, जिप्सम। ठीक है, कैसे, अब देखो पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, कराया हुआ है मैंने, CSO4 × ½ H2O होता है ये तो हो गया पीओपी। लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 1 होल 1/2 H2O के मॉलिक्यूल्स, तो क्या हुआ, ये बन गया CSO4 × 2H2O। ये क्या है, यही तो जिप्सम है, और ये क्या है, ये हार्ड है, ठीक है, बहुत हार्ड है। तो इतना सॉफ्ट पाउडर किस में चेंज हो गया,
एक हार्ड सब्सटेंस में चेंज हो गया वो, जिसका नाम है जिप्सम। तो इसीलिए ये मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है, वहीं से पानी ले लेता है, मॉइस्चर से बाहर रख दोगे ना ऐसे ही, तो वहाँ से मॉइस्चर से वाटर के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब उससे रिएक्ट कर लेगा और पाउडर से चेंज हो जाएगा जिप्सम, मतलब हार्ड सब्सटेंस में। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज़ इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ चुके हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, तो इनको लगाते हैं। चलो, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। बहुत सब बच्चों को आता है, 6-7 से पढ़ा हुआ है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को और सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रल, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करता है, विद बेस। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट प्रोड्यूसेस, एंड प्रोड्यूसेस लिख देना ना, एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो लिख देता हूं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सब बच्चों को पता है, ये तो 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसे एग्जाम्पल 2 पूछे हैं भाई, 10 बता देंगे हम लोग। तो कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, मैंने HCl NaOH ले लिया, NaCl सॉल्ट बन गया प्लस वाटर रिलीज हो गया यहाँ से। एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम, H2SO4 ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एसिड कोई भी लो और बेस हम लोग ले लेते हैं, क्या बताओ क्या बेस लेना है, MgOH का ट्वाइस ले लूँ क्या, थोड़ी सी खतरनाक रिएक्शन है ये, है ना। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट बनने वाला है, सॉल्ट तो वही बनने वाला है, दोनों से चेक कर लेना, और प्लस वाटर रिलीज होने वाला है, और इसको कर लेना बैलेंस। बैलेंस का चक्कर थोड़ा रहता है, बैलेंस जरूर कर लो इसको। हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, हाइड्रोजन 4 है ना, और ऑक्सीजन 6 है, तो हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, तो मैं क्या करूँ बताइए, ऑक्सीजन, हाँ सही तो है, यहाँ 2 लगा दो। तो देखो हाइड्रोजन 4 इधर, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये 4 हो गए ना। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए इनको, जो एग्जाम्पल ये पूछ रहे थे, तीसरा भी दे सकता हूँ मैं। अब 2 इंपॉर्टेंट यूजर पूछा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं वॉशिंग सोडा, है ना, और यहाँ पर लिख लेते हैं बेकिंग सोडा। क्या लिख लेते हैं, बेकिंग सोडा। कितने यूजेस पूछे हैं, अच्छे अच्छे यूजेस बताएंगे जो इन्होंने पूछे हैं इंपॉर्टेंट। वॉशिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन, लिखवाए हुए हैं मैंने, यूज्ड इन सोप एंड ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, है ना, पहला यूज ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। भाई 2 बताने हैं तो बता देते हैं। अच्छा, पहले इसका बताओ बेकिंग सोडा का। आपको पता है बेकिंग सोडा एज अ बेकिंग पाउडर यूज होता है। बेकिंग पाउडर क्या क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस एक और का मिक्सचर होता है, टार्टारिक एसिड, बताया था ना, टार्टारिक एसिड, एडिबल टार्टारिक एसिड, लिखवाया हुआ है मैंने। बेकिंग सोडा इज यूज एज अ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इज यूज, इंपॉर्टेंट यूज लिखवा रहा हूँ ना, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं, इज यूज्ड एज व्हाट, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेकिंग पाउडर विच इज अ, जो बेकिंग पाउडर है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये, बेकिंग सोडा एंड, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड, किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा का, और दूसरा है एडिबल टार्टरिक एसिड। तो लिख देता हूं, ये मैंने वहां नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, एडिबल टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक क्या है, एसिड है, सही है। विच इन दिस रिएक्शन CO2 इज रिलीज्ड, CO2 इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए लिखवा रहा हूं, रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन which makes cakes fluffy, which makes cakes fluffy।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यूज़ पूछा था, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट यूज़ लिखवा दिया मैंने। ये बहुत बड़ा हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए वही यूज़ लिखवाया कि बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या होता है बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर होता है मिक्सचर किसका? बेकिंग सोडा का प्लस एडिबल टार्टरिक एसिड। इसमें CO2 गैस जो निकलेगी वो क्या करेगी? इट मेक्स द केक्स फ्लफी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इसका जो दूसरा यूज़ है, इसका क्या है? वॉशिंग सोडा का दूसरा यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग, या नहीं इंपॉर्टेंट यूज लिखते हैं, इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मैं लिख देता हूं इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो लिख देते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को खत्म करता है ये। इसका दूसरा यूज बेकिंग सोडा का लिख देते हैं क्या? यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर लिखवाया हुआ है मैंने। एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इसका क्या होता है? यूज होता है। बात समझ गए? तो स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक यहाँ होता है फिनिश। हम लोगों ने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक काम करिएगा, ये क्वेश्चंस खुद मत लगाइए, ये क्वेश्चंस आप तब लगाइए जब मेरी आप सारी वीडियोस को, जो स्टार्टिंग से पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आई थिंक 6-7 पार्ट हैं इसके ना, पहले वो कवर करिए, फिर जो 7th पार्ट होगा जो क्वेश्चंस का, फिर उसको खुद से लगाइए, फिर मैच करिए मेरी वीडियो से, क्या ये आपके आंसर्स करेक्ट हैं? ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।